आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। पिछला जो टॉपिक हमने शुरू करा है वो है वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात करी, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। थोड़ा सा वीडियो शायद हो सकता है आपको लेंदी लगा हो, बट क्या था कि थोड़ा बेसिक पे जब बार बार हम एम्फेसाइज करके चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाती है। बट स्टिल आपके पास एक ऑप्शन होता है वीडियो को फॉरवर्ड करके जो भी रेलेवेंट चीजें हैं उसको देख के बाकी की वीडियो स्किप करने का। ठीक है जी, चलिए। तो आज जो हम लोग हैं अपना एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग टेंसेस तक की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है, वैसे तो पूरा एंटायर टॉपिक इज बेस्ड ऑन टेंसेस, पर जो हमारे पास जो प्रोमिनेंटली जो हम तीन जो टेंसेस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम फ्यूचर टेंस तक इसे समाप्त करेंगे। फिर अगला जो पोर्शन होगा, जैसे बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स है जहां पे ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, विश है, क्लियर है, या अगर हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसे इट से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो किस तरीके से वाक्य को बदलना है, इन्फिनेटिव और मॉडल्स की अगर हम बात करें तो कैसे वाक्य में पैसिव वॉइस में चेंजेस आते हैं, वो सब हम अगले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। चलो आओ। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंक्लूड करते वक्त एक चीज बताई थी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस में हम लोग वाक्य। क्यों ऐसा देख लो। मान लो मैंने बोला राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसको यही डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर फर्दर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो क्रिकेट, अब देखो आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दूसरी की जगह लेंगे। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने दिया। कुछ किताबों में मैंने देखा है कि जहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इन्होंने क्या करा है, चेंज करा है। क्लियर है, अपनी तरीके से अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इन्होंने क्या करा है कि वहां पे लगा दिया है। आपको एक चीज समझनी है, ऐसा नहीं है। और जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे बेस्ड एग्जांपल या क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में आज तक नहीं देखा। आपको दिखेगा तो मुझे उसका या किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा दीजिएगा आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में। क्लियर है। देखो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम, ये बन गया वाक्य। हैज बीन है, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब आप बोलोगे सर क्रिकेट, ये आपने जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने बनाया है जिसमें आपने हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, सर इसमें और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसमें और इसमें फर्क क्या है? फिर फर्क लगाने के लिए क्या करेंगे हम? मैंने क्या बताया था कि अगर सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है या कंटिन्यूअस में है वाक्य अगर आपका, तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना पड़ता है। लगाओ इसमें बीइंग। अब देखो बोलने में क्या ठीक लग रहा है वाक्य, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय राम। अब तुम बोलोगे देखो यार मैं हेल्पिंग वर्ब से छेड़खानी तो कर नहीं सकता, तो मुझे हैज बीन तो कंपलसरी यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। इसमें वेरिएशन कब आएगा? जब आप कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से इसमें बीइंग लगाओगे। पढ़ के देखो, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय राम, ना पेपर में आया कभी। क्लियर है। और मुझे मुश्किल भी नहीं लगता कि अगर इसमें अगर ये दे ही नहीं जबरदस्ती, वैसे कभी नहीं आया आज तक ऐसा। ठीक है जी। तो हम लोग बेसिकली क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन पढ़ते भी नहीं। मैंने ये नहीं बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या मतलब क्या हो गया? चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। चलो, पहले की वीडियो में काफी कुछ डिस्कस हुआ था। अब वाली वीडियो में इतना डिस्कशन नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं लूंगा। क्लियर है। सीधा सीधा मुद्दे पे बात करेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पता है ये तो आपको, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस, अब यार देखो ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, ऑलरेडी बता रखा है आपको। वहां इजएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यहां पे क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे लगता नहीं इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। जो वहां पढ़ा था उसी को रिलेट करते हुए यहां पे पढ़े। सिर्फ क्योंकि टेंस का डिफरेंस है तो टेंस का डिफरेंस वर्ब्स की वजह से आता है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है जी। देखो, राम रोट दीज लेटर्स, राम ने ये पत्र लिखे थे। ठीक है। रोट, राइट, रोट, रिटर्न, क्या हो जाएगा? दीज
लेटर्स, ठीक है, वर रिटन बाय राम, दीज लेटर्स वर रिटन बाय राम, बन गया वाक्य। अब इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उनकी जगह पे हम बदलते हैं, किस हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये सारा आपको बता रखा है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, बस बन गया। यहाँ पे दीज लेटर्स मेरा प्लूरल ऑब्जेक्ट है, जब इसे सब्जेक्ट की जगह लिखूंगा तो वर लगाना पड़ेगा। राम यहाँ पे, ठीक है ना, तो दीज लेटर्स वर। अगर आता राम रोट दिस लेटर, तो दिस लेटर के साथ हो जाता वॉज, दिस लेटर वॉज रिटन बाय राम, ठीक है जी। चलो, हु अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, कल किसने क्लास अटेंड करी थी। आपको चीज देखनी, जब मैंने आपको इससे पहले, हो सकता है कि मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो मेरा क्वेश्चन, जब मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए ना वाक्य में, तो आप उन केसेस में आप देखेंगे कि वहां पे आपके साथ, यहां पे मतलब वहां पे सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में। जैसे मैं बोलूं कि तुमने उसके साथ क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू टू हिम, या व्हाट डिड यू डू टू हर, यहां डिड लगाना पड़ा। पर यहां देखो व्हाट, जब व्हाट का केस है, व्हाई का केस है, व्हाई डिड यू बीट हिम, व्हाई डिड यू नॉट टीच देम प्रॉपरली, तो व्हाई के साथ डिड लगा रहे हो, व्हाट के साथ डिड लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। हाउ डिड यू कम टुडे, तुम आज आए कैसे, ठीक है, तो WH वर्ड जब लगा रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो आप, इसके अलावा तो आप लोग वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। यहां पे ऐसा नहीं है, सिंपल सी चीज समझ लो, जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो हमारा वाक्य तो वहां पे मेन वर्ब के से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो हु अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि हु है तो क्या बोलूंगा, बाय हुम। अब इससे पहले मैं आपको बता रहा था ऐसा यहां रख लो, जो जो चीजें दी हुई है पहले उनको बदल के रख लो, फिर सेंटेंस बनाओ। अब मैं इतना नहीं करूंगा, बाय होम। आपको पता है यहां पे क्लास मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लास किसने अटेंड करी, अटेंड करने वाला क्लास सब्जेक्ट होगा, क्लास को अटेंड करने वाला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहां पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो क्लास क्या होगा, यहां पे सब्जेक्ट की जगह तो आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आएगा। क्लास क्या है, सिंगुलर है, पास्ट टेंस में रखना है, तब बाय होम वॉज द क्लास, क्लियर है। अब अटेंडेड है, ठीक है, अटेंडेड जो है वो सेकंड फॉर्म अटेंडेड होती है, अटेंड की थर्ड फॉर्म भी अटेंडेड होती है, तो बाय होम वॉज द क्लास अटेंडेड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यस्टरडे। लो, बन गया वाक्य, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, वहां यहां पे फिर हम डिस्कस करेंगे, जस्ट बिकॉज यहां पे टेंस डिफरेंट है, तो अवर वर्ब हियर इज आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट। पर देखो क्या, डबल ऑब्जेक्ट केस उठा लेता हूं, एक देखो, हु टॉट यू इंग्लिश। हमें तो कंसेप्ट समझना है बस, है ना, हमें ये नहीं देखना कि एग्जाम्पल चलो मान लिया रिपीटेटिव हो भी रहा है, हमें तो कंसेप्ट देखना है बस। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, वर्ब चेंज होती रहेगी, बाकी जो चीजें हैं उनसे डील कैसे करना है क्वेश्चंस को, वो चीजें तो सेम रहने वाली हैं। हु टॉट यू इंग्लिश, सबसे पहला काम बाय हुम, ठीक है। अब देखो, यू बाय हु टॉट यू इंग्लिश, सब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट दो हैं, एक यू और एक इंग्लिश। तुमने कहा सबसे पहले मैं यू को अपना क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट। अगर यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहां पे यू लिखोगे सब्जेक्ट की जगह। अब करना क्या पड़ेगा, यू के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो भी किससे पहले, यू से पहले। सर क्यों कर रहा हो ऐसा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में वी प्लेस अवर हेल्पिंग वर्ब बिफोर अवर सब्जेक्ट। तो बाय हुम, सेंटेंस पास्ट टेंस का तो क्या आ जाएगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। लो, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है जी। अब एक और, अब ये वाला वाक्य तो बन ही जाएगा, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, ये तो ठीक है। अब एक बार तुमने कहा सर इंग्लिश को बनाओ, तो ठीक है जी, इंग्लिश को बना लेते हैं, बाय हुम। अब इंग्लिश यहां पे लिखूंगा अगर, तो इंग्लिश क्या होगा, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे टॉट वर्ब को, जब ये यहां पे यू डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पैसिव वॉइस में यहां पे प्रेपोजिशन हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे बाय जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। अगर एक्शन कर रहा होता तो मैं बाय लगाता, फिर सेंटेंस का ये फॉर्मेशन नहीं होता। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल करा, टू का। ये चीज आपको जो भी सुटेबल प्रपोजिशन होगा वहां पे वो लग जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बन गया वाक्य ऐसा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, मान लो मैंने लिखा डिड यू प्ले क्रिकेट, क्लियर है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिखा मैंने, डिड यू प्ले क्रिकेट, फिर से वही। तो मैं क्या करूंगा, आप नॉर्मल स्टेटमेंट है तो क्या बोलूंगा, वॉज, क्योंकि यहां पे यू सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्रिकेट है, तो वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू। लो, बन गया वाक्य, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब समझाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहली वाली वीडियो को मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया था, उसमें ऑलरेडी दीज थिंग्स हैव बीन टॉट। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे, वहां पे इज़ मार रहे हैं, वॉज वर है, तो वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू। बाकी अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट की पोजीशन बिल्कुल वही रहने वाली है, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। सिर्फ हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले हम नॉट लगा देंगे, क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है ना। बस ये है कि आपको जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसका आइडिया होना चाहिए। डिड यू शूट, डिड द हंटर शूट द टाइगर, ठीक है। चलो लिख देते हैं, जब बोल दिया तो डिड द हंटर शूट द टाइगर लिख दिया। अब क्या होगा देखो, डिड द हंटर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। द टाइगर से शुरू करोगे। अब ऑब्वियसली बात है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, वॉज द टाइगर। अब वॉज के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, पैसिव वॉइस है, शूट का थर्ड फॉर्म होता है शॉट, तो वॉज द टाइगर शॉट बाय द हंटर। लो, बन गया। अब यार ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स आप बना सकते हो यहां पे, बस आपको जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्रॉपर वो आपको पता होनी चाहिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब फटाफट पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस करते हैं। इसके बाद ऐसे ही मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको फिर इमेजिनेशन वाले केसेस के बारे में बताऊंगा, वो सॉरी इमेजिनेशन वाला फिर से मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो मतलब स्टार्टिंग का जो सेगमेंट है हमारा, वीडियोस का जो सिलसिला है, वो सारा का सारा किस में चलेगा, अभी फिलहाल जो हमारा सारा चलेगा वो टेंसेस के पोर्शन पे ही चलेगा। मैं भी चाहता हूं कि हम कुछ भी आधा छोड़े, उसके बाद बीच में फिर मॉडल्स अचानक से आ जाए एक दिन। उसके बाद में थोड़ा सा आपको इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल क्या होता है और जेरेंट क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ये बताऊंगा मैं आपको, कैसे इनके यूजेस है, कहां लगाना है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे तरीके से धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलो आओ वापस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता इतने में कोई डाउट होनी चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट से ये वाली वीडियो देख रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस की जो सेकंड पोर्शन है, ये मत कहना सर बहुत फास्ट चल रहा हो, कुछ नहीं है फास्ट, है फर्स्ट वाले वीडियो का रेफरेंस लेके चल रहा हूं। वहां इजएमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूस, मतलब बिटवीन पैसिव वॉइस ऑफ इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूस टेंसेस, दिस बीइंग, बाकी सब सेम है यार, खाली ये बीइंग का है डिफरेंस। पढ़ लो ना, अभी पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया था, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे पता चलेगा कि ये फिर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, क्या देखने को मिलेगा, बी, क्लियर है। देखो अब इसका एक एग्जांपल देखो, राम वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। राम जो है वो कपड़े धो रहा था, ठीक है। बहुत बेसिक से एग्जांपल लिखे हैं मैंने, बिल्कुल लिखकर देखो। हो सकता है एसएससी वगैरह में क्या होता है कि जैसे 20 सवाल आते हैं, जैसे मेंस में, अब एसएससी सीजीएल का मेंस का पैटर्न तो चेंज हो गया, सीपीओ वगैरह में जैसे 20 सवाल है, या किसी भी एग्जाम में मान लो 20 सवाल है एक्टिव पैसिव के, क्लियर है। तो 16 जो है बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, बिल्कुल 15-16 मान के चलो, ठीक है। बाकी के 3-4 ऐसे होते हैं कि जिनमें फंडा तो सेम ही है, बस क्या होगा, आपका सब्जेक्ट जो होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम तो पढ़ रहे राम श्याम, ठीक है ना, घनश्याम मोहन सोहन, इस तरीके से। वहां क्या होगा, वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं मान लिया सब्जेक्ट को थोड़ा सा लेंथी कर दिया, लिख दिया कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप का,
या किसी यूनेस्को के बारे में लिख दिया, कुछ बड़ा सा लिख दिया, यूनाइटेड नेशन, और कुछ बड़ा सा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट कर दिया, लंबा चौड़ा उसका ऑब्जेक्ट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या लंबा चौड़ा सब्जेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखने से क्या एक्टिव पैसिव की जो डीलिंग है हमारी रूल्स के अकॉर्डिंग, क्या वो चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं चेंज हो जाएगी। वो क्यों चेंज होगी भाई? हमें तो बस एक बेसिक चीज पता है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड योर वर्ब इन द सेंटेंस। भले वो फिर लेंथी हो, छोटा हो, राम श्याम हो या बहुत बड़ा हो, कुछ हमें खाली वो आइडेंटिफाई करना है और जो भी प्रॉपर अप्रोच है वो लगाने है बस उसमें। क्लियर है? ये चीज समझनी है आपको बस। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको लगता है कि हर क्वेश्चन में राम श्याम होगा? नहीं होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमारा बेस क्लियर है। मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और किस तरीके से वाक्य को चेंज करना है, वो मेरी गारंटी है। ठीक है जी? तो देखो, राम वॉज वॉशिंग द क्लोथ, द क्लोथ वर बीइंग वॉश्ड बाय राम। लो, बन गया वाक्य आपका। द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय राम, बन गया वाक्य। कुछ मुश्किल था इसमें? कुछ भी नहीं। राम वॉश्ड द क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय राम। वॉशिंग है तो बीइंग लगा दिया। क्लियर है जी? ठीक है। हु वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, फिर से सब्जेक्ट अननोन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। बाय whom was cricket, by whom was cricket। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म में। तो by whom was cricket being played yesterday। ठीक है। एक और देखो, were you watching मूवी लास्ट नाइट। वर यू वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ WH वर्ड तो है नहीं, पर पता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो होना शुरू किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। तो वॉज, क्यों लिखा वॉज? क्योंकि अ मूवी है, तो वॉज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू लास्ट नाइट। नो, अब इसी तरीके से तुम डबल ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल नहीं कर सकते? कर सकते हो। हु वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था? बाय हुम वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश, बाय हुम वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू। सिंपल से एग्जांपल्स हैं बिल्कुल एकदम। ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि फटाफट सेकंड वाला वीडियो खत्म हो, ताकि जो बचे कुछ केसेस हैं, जो रिमेनिंग केसेस हैं, उनको हम डिस्कस करें। बाकी आप खुद का विवेक लगा के करो। 2 एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं तो 10 ढूंढो। किसी में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, यार आज तो सब आसान है, आज की डेट में तो सब बहुत आसान है आज की डेट में। मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है। 19 में यह चैनल शुरू करा था, आफ्टर 7 ईयर्स। क्लियर है? 7 साल बाद चैनल शुरू करा, वो भी ठीक से नहीं चलाया, और उसके बाद अब 24 में अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो सोचो 2012 से 24 तक कितना ग्रोथ हो गया। यूट्यूब में कितने लोग हैं अच्छे से पढ़ाने वाले, अच्छे से समझाने वाले। बट मार्केट इज ओपन फॉर एवरीबडी। न्यू कमर्स के लिए भी मार्केट है। जैसे न्यू स्टूडेंट्स हर साल मार्केट में आ रहे हैं, तो वैसे टीचर्स भी आ सकते हैं। वो भी आ सकते हैं कि जो फ्रेम में नहीं थे इस तरीके के, जिन्होंने थोड़ा सा सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से अपने को दूर, मैं ये तो नहीं कहूंगा सोशल प्लेटफॉर्म से दूर था, बट मैं कहीं अदर प्लेटफॉर्म्स में इंडल्स था और जगहों पे। ठीक है ना। तो फाइनली आई थॉट कि चलो अपने में काम शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप यार ड्रॉप करो कमेंट अपना वहां पे। क्लियर है? आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल एकदम, और नहीं तो अगले सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे वो। ठीक है ना। चलो, इसी में क्या करते हैं, अब हम लोग जैसे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता दिया, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। फटाफट देखते हैं 2-4 एग्जांपल्स पास्ट परफेक्ट में देखते हैं। आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, फिर सीधा फ्यूचर के बारे में बात करेंगे फिर। ठीक है। आओ, पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर है क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सिंपल था, वहां हैज बीन हैव बीन था। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में यहां क्या है आपका? हैड बीन का आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला था परफेक्ट के केस में सेंटेंस की फॉर्मेशन पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में टफ नहीं है, क्योंकि वहां वर्ब ऑलरेडी दी रहती है हमारे पास। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में या किसी भी परफेक्ट में ऑलरेडी जो वर्ब होती है अपनी थर्ड फॉर्म में होती है। क्लियर है?
और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में जो एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं दैट इज बीन का इस्तेमाल। ठीक है, देखो मैंने बोला आई हैड कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं अपना असाइनमेंट खत्म कर चुका था। अब करना क्या है, देखो माय असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। अब आपको एक चीज समझनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे शेयर करना चाह रहा था, आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, जो ऑब्जेक्ट है उसे एज इट इज आप पिक करोगे। जब आप इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखोगे तो एज इट इज, आप ये मत लिख देना द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगी, चलो ये ठीक करा, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा मत लिख देना द असाइनमेंट, असाइनमेंट, एन असाइनमेंट। जो ऑब्जेक्ट में है एज इट इज उसको पिक करना है। वो अलग बात है कि चारों ऑप्शन ऐसे आ जाए द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब तो हमें ये देखना है कि जब उसने चारों ऑप्शन में दी असाइनमेंट दिया है तो मैं क्या करूंगा, जो भी ग्रामेटिकली जो सही स्ट्रक्चर होगा उसको पिक करूंगा। या उसने ऐसा लिखा हो माय असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीट बाय मी, अब मुझे पता है कि माय असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीट तो गलत है भाई, क्योंकि इसमें तो ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है ये ठीक नहीं है, वो अलग चीज है। बट अदरवाइज माय असाइनमेंट से अगर सेंटेंस जो ऑप्शंस हैं वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होंगे तो वही आपको पिक करना है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लें। क्लियर है जी? चलो, तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें देखो, वैसे तो मैं सोच रहा था कि जो पहली वाली वीडियो थी उसमें ये वाला एग्जांपल इंक्लूड कर लूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पर क्या कहते हैं कि थोड़ा लेट हो गया, मेरे दिमाग से स्किप हुआ, तो मैंने कहा चलो अभी बता देता हूं। ये मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें फिजिकल एक्शन जब इन्वॉल्व होता है तो हम लोग बाय का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, पैसिव वॉइस में। अब देखो आई हैड नोन राम फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। आई हैड नोन राम, इसको मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी वाक्य में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम हैड बीन नोन बाय मी फॉर मेनी ईयर्स। तो देखो अब आपने देखा होगा कि सर सिंपल तो था, बन तो गया वाक्य। पैसिव वॉइस में आपने बनाने की बात करी, हमने बना दिया, राम हैड बीन नोन बाय मी फॉर मेनी ईयर्स। अब आपको एक चीज समझनी है। देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स होती हैं हमारे पास, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो डिफरेंट इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। उनके साथ हम लोग जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करते हैं, और वो अपने एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन जो है उनके साथ लगता है। अब देखो आई हैड नोन राम फॉर मेनी ईयर्स में मैंने लिखा राम हैड बीन नोन, इतना तो ये वाक्य ठीक था। बट यहां पे जो गड़बड़ है वो किसको लेकर है? प्रेपोजिशन को लेकर। प्रेपोजिशन को लेकर यहां पर गड़बड़ है। आपको एक चीज समझनी है कि नो जो वर्ब है, क्लियर है, जब हम उसे डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेंगे तो उसके साथ बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? जो भी सुटेबल प्रोपोजिशन होता है वो लगाना पड़ता, तो यहां क्या आएगा? टू मी। बाय क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी को जानते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्लियर है, अब हमारा कभी वैसा इंटरेक्शन तो हुआ नहीं, ठीक है ना, कि ऑफलाइन मोड से हमारा इंटरेक्शन हो, या मैंने आपको देखा हो कभी कि हाँ आप हो, पर आप आई होप मेरे को पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई फिजिकल एक्शन की तो ऐसी जरूरत नहीं है, वो तो देख ले कि हाँ मैं इसे जानता हूं, हाँ मैंने इसे स्कूल में देखा है, भले बात ना हुई हो कभी, क्लियर है। तो ऐसा फिजिकल एक्शन तो है नहीं, एक फीलिंग वाली वर्ब है ये। तो इसके साथ क्या है कि जब फिजिकल एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व तो हम बाय नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले सेशन में, भले वो कितना लेंदी जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें कुछ ऐसी वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा जिनके साथ जो भी सुटेबल प्रपोजिशन लगता है वो हम लगा के मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसके साथ ये यूज होता है, इसके साथ, वो सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस करेंगे, बीच में नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये था कि ये ऑलरेडी मैं पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं डिस्कस कर लेता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। तो राम हैड बीन नोन टू मी फॉर मेनी ईयर्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ आप लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली वर्ब में फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। एक एग्जांपल और देखो, हु हैड रिटन दीज लेटर्स, तो बाय होम हैड दीज लेटर्स बीन रिटन। देखो यार नॉर्मल से वाक्य है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे। अब इसमें तो मल्टीपल वो डाल सकते हो वर्ब्स अपनी तरफ से। हु हैड शॉट द टाइगर, बाय होम हैड द टाइगर बीन शॉट। हु हैड taught you English, by whom had English been taught to you,
बाय होम हैड, बाय होम हैड यू बीन टॉट इंग्लिश। समझ में आ रहा है? इतने वाक्य तुम आराम से बना सकते हो। ये मैंने जो बोला है वो तुम नोट कर सकते हो, वो लिख सकते हो। किसी भी प्रकार की कहीं डाउट आती है तो क्वेश्चन ड्रॉप कर देना अपने वीडियो के नीचे, अगर आपको लगेगा तो कि आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा टाइमली, तो क्वेश्चन में नीचे अपना वो कमेंट ड्रॉप कर देना, सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पर क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। ठीक है जी, चलो ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनेगा बताया है, क्योंकि बीइंग लगाना पड़ जाएगा, और हम नॉर्मली ऐसा सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है ना, ये नहीं देखते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अब देखो पैसिव, ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन। ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि जब हम परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बीन का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा, जो मतलब सब्जेक्ट जो है यहां पे ऑब्जेक्ट का प्लेस लेगा या ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, किसमें, पैसिव वॉइस में। एक एग्जांपल देखो, द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। क्लियर है। अब देखो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, द असाइनमेंट विल हैव बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। लो अब सोचो, आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया, खुद से वाक्य भी बन गया इस तरीके से, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया, लॉजिक लग गया कि ठीक है फ्यूचर परफेक्ट में अगर विल हैव दिख रहा है मुझे तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन लगाना है, या अगर विल हैव बीन में वाक्य है तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सब कुछ सिंपल है, इसमें सारी चीजें सेम है, बेसिक चीजें करनी है। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उनकी जगह इंटरचेंज करनी है। उसके फिर यहां पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी रहती है, एक अलग से जो एडजस्टमेंट करना है वो क्या है, इसका बीन का अलग से एक एडजस्टमेंट और बनता है कि हमने क्या करा, यहाँ पे बीन का प्रयोग कर लिया। क्लियर है। अब इसी की तर्ज पे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो डबल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश, ये चल रहा है हमारा बेसिक। ठीक है, देखो मैं फिर रिपीट करूंगा, एग्जांपल्स भले रिपीटेटिव है पर हमें करना क्या है, हमें खाली लॉजिक सीखना है बस। अब सेंटेंस तो अपने तरीके से कुछ भी बनाते रहो, लॉजिक तो हर जगह एक सा ही होना है ना। चाहे मैं सेंटेंस को सिंपल रखूं या उसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या टफ कर दूं, बट करना क्या, लॉजिक तो सेम ही है। बाकी क्वेश्चंस जो होंगे अच्छे लेवल के वो मैं आप लोगों को डिस्कस करवा ही दूंगा। हु विल हैव टॉट यू इंग्लिश, कैसे बनेगा वाक्य, बाय हुम। अब आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में ये वर्ब का ड्रामा तो है नहीं कहीं, जैसे पास्ट परफेक्ट में था। प्रेजेंट परफेक्ट में फिर भी हैज और हैव का यूज होता है, सिंगुलर के साथ हैज लग रहा है, प्लूरल के साथ हैव लग रहा है। पास्ट परफेक्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में भी नहीं है, विल लगना है, बाय हुम विल। अब दो ऑब्जेक्ट है, यू और इंग्लिश, तुम्हारी मर्जी है, जिसको भी तुम चाहो तो पहले अपना वो सब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने पहले यू को क्या करा, यहां पे सब्जेक्ट की जगह ले आया, तो बाय हुम विल यू हैव बीन टॉट इंग्लिश। लो बन गया वाक्य, बाय whom will you have been taught English, by whom will you have been taught English। ठीक है, अगला देखो, by whom। अब इंग्लिश को बना लो एक बार अपना सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह ले आओ, by whom will English have been taught to you। एक एग्जांपल आओ, देखो इसी में बना दूं, इंटेरोगेटिव में बना दूं, who will have finished this chapter। क्लियर है, एक अजम्पशन पे चल रहे हो, एक आइडिया लगाने की सोच रहे हो आप कि ये चैप्टर कौन खत्म कर चुका होगा। क्लियर है, who will have finished this chapter। तो क्या करोगे फिर से, by whom will this chapter have been finished। लो तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो फ्यूचर परफेक्ट में भी। क्लियर है, what will you have taught today। क्लियर है, what will you have taught today। तो ये आपको चीज समझनी है, what will you have today। चलो जब आ गया है तो लिख लेते हैं।
व्हाट विल ही हैव टॉट टुडे, याद रखना विल के साथ हैव लगता है, हैज मत लगा देना, पता चला उसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं और वहां हैज लगा दिया आपने। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट विल ही हैव टॉट, व्हाट विल ही हैव टॉट टुडे, ठीक है। व्हाट विल, अब ये इंक्लूड क्यों करा ये वाक्य में बताता हूं क्यों करा। व्हाट विल ही हैव टॉट टुडे, ही सब्जेक्ट है, क्लियर है। विल हैव टॉट टुडे, हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है इस वाक्य में, कहां है ऑब्जेक्ट, मैं पूछ रहा हूं, देखो यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है। जब हु का, जब हम सेंटेंस की शुरुआत ऐसा करें ना इंटरोगेटिव की हु, इट मींस दैट अवर सब्जेक्ट इज मिसिंग। यहां पे क्या लिखा है मैंने, व्हाट विल ही हैव टुडे, मुझे पता है पढ़ाने वाला ये है, इसके लिए वर्ब ये है टॉट, मेन वर्ब, पर मेरे पास यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह छोड़ेंगे, बाकी सारी वर्ब एज इट इज एक साथ आ जाएंगी। व्हाट विल हैव बीन, व्हाट विल हैव बीन टॉट बाय हिम। चलो ये अच्छा एग्जांपल एक डिस्कस हो गया यहां पे, क्लियर है, नहीं तो अभी तक बहुत सिंपल एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहा था। देखो व्हाट में मैंने पूछा क्या पढ़ाएगा वो, पढ़ाने वाला ये है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, बट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अवर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहां पे। ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग है, अब देखो यहां पे जैसे ये था बाय हुम विल इंग्लिश, तो मेरे पास यू था सब्जेक्ट, इंग्लिश था, तो मैंने यहां पे विल के बाद इमीडिएटली बाद इंग्लिश आया, बट इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। मुझे बताना है कि वो क्या पढ़ाएगा, कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन जो करेगा, क्लियर है, जो वो पढ़ाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या पढ़ाएगा वो मिसिंग है। वो मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा, फिर क्या लगाऊंगा सब्जेक्ट की जगह, कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या करा, सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, क्लियर है। और यहाँ पे ही जो है ये तो हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट की जगह ले डालूंगा। और क्योंकि फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है पढ़ाने में, तो बाय का यूज करेंगे हम लोग, और लास्ट में आ जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो व्हाट विल हैव बीन टॉट बाय हिम टुडे। तो बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान में रखनी है आपको। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो बीच में कुछ नहीं आएगा फिर हमारी वर्ब्स के, जब ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है। तो आई होप ये इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई अभी तक, मतलब प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक किस तरीके से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। कुछ चीजें रह जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, क्लियर है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बची हुई चीजें हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे हम। मिलते हैं जल्दी नए सेशन में और नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।